Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine. I am महिमा दबास और हम कर रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट यूरोपियन यूनियन और आज के वीडियो में हम एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एशियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो साउथ ईस्टर्न रीजन है एशिया का, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं बिकॉज ऑफ द कॉलोनियलिज्म। क्योंकि उस टाइम जो ये रीजन था वो यूरोपियन और जापानीज़ कंट्रीज़ का कॉलोनी था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद इन लोगों ने नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम को फेस किया बिकॉज जो यूरोपियंस थे या फिर जापानीज़, मतलब जितने भी कॉलोनीज़ बनी हुई थी वो तो अपने इन कॉलोनीज़ को ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। बाद में इन कंट्रीज़ ने फेस किया नेशन बिल्डिंग को, और नेशन बिल्डिंग के अलावा इन कंट्रीज़ ने पावर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी फेस किया था। और इन कंट्रीज़ पर कोल्ड वॉर का भी प्रेशर था कि इनको कौन सी सुपर पावर का पार्ट बनना है। और इन कंट्रीज़ का कोल्ड वॉर में किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन करना सीधा सीधा मुसीबत को अपने पास बुलाना था। क्योंकि ये कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली पॉलिटिकली बैकवर्ड थी, तो इनको दोनों ही सुपर पावर्स की ज़रूरत थी अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो इन्हीं कंट्रीज़ ने नॉन अलाइनमेंट को और थर्ड वर्ल्ड को सपोर्ट किया। एशियन यूनिटी बनाने के लिए और थर्ड वर्ल्ड यूनिटी बनाने के लिए इन कंट्रीज़ ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, लाइक द बैंडंग कॉन्फ्रेंस एंड द नॉन अलाइन मूवमेंट। बट वो सब इनफेक्टिव रहे एक ऐसा फोरम और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जहाँ पे इनफॉर्मल कोऑपरेशन और इंटरेक्शन हो सके। फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने अपनी अलग से एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा एशियान। एशियान को इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में बाय 5 कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ के नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन पांचों कंट्रीज़ ने बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन किया, उसके बाद एशियान इस्टेब्लिश हो गया। एशियान का एक सीधा सा ऑब्जेक्टिव था टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू वो सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी करना चाहता था। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव था कि जो एशियान है वो यूनाइटेड नेशन चार्टर्स के रूल्स और प्रिंसिपल को यूज़ करके अपने रीजन में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहता था। और जिन 5 कंट्रीज़ ने एशियान को इस्टेब्लिश किया था उनके अलावा भी इतने सालों में और 5 कंट्रीज़ ने एशियान को ज्वाइन किया है। इन कंट्रीज़ के नाम हैं ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओपीडियार, म्यांमार एंड कंबोडिया, जिससे कि जो एशियान की स्ट्रेंथ है वो अब 10 हो चुकी है। ईयू की तरह एशियान एक सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन नहीं बनना चाहता। वो एक ऐसी पावर नहीं बनना चाहता कि वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सके। एशियान ने इतने सालों तक एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखा, उस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाई रखी। वो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। वो ये मानते हैं कि एटलीस्ट वो इस चीज़ में तो सक्सेसफुल हो गए कि उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एशियान, और वर्ल्ड में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो इसी चीज़ से खुश है कि एक दुनिया में एक चीज़ देखी जाती है जिसको एशियान वे कहते हैं। एशियान वे का मतलब होता है कि एक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन जो कि इनफॉर्मल हो, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट हो, मतलब उसमें लड़ाई झगड़ा ना होता हो, और कोऑपरेटिव हो। हर एक कंट्री की नेशनल सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल फंक्शनिंग है एशियान की। मतलब वो आपस में हर एक कंट्री को सपोर्ट करते हैं, उनके नेशनल सोवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब वो किसी के भी मैटर में, मतलब जो पर्सनल मैटर्स होते हैं कंट्री के अंदर जो मैटर्स हो रहे हैं उनमें टांग नहीं अड़ाते। धीरे धीरे जब बहुत सारी कंट्रीज़ एक इकोनॉमिक रेस में आई तब एशियान ने भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को सिर्फ इकोनॉमिक स्फेयर से थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करी। मतलब कि अब तक एशियान जो है वो इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर्स की बात करता था, बट अब उसने डिसाइड किया कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा और ब्रॉड करेंगे। तो 2003 में एशियान भी ईयू के पाथ पर चला और उसने अग्री किया कि हम कुछ और कमिटीज़ या कम्युनिटीज़ बनाते हैं। तो उन्होंने कम्युनिटी बनाई विच कंप्राइजेज 3 पिलर्स। फर्स्ट इज़ एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकेंड एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द थर्ड एशियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी में ये था
कि कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं उनके बॉर्डर्स को लेके, उनकी बाउंड्रीज़ को और जगह को लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो उनको वहीं सेटल डाउन कर दिया जाएगा, वो एक बड़े वॉर में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। 2003 से ही एशियान ने कुछ अग्रीमेंट्स को साइन किया कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कुछ प्रोमिसेस करेंगे, जैसे कि वो पीस को हमेशा मेंटेन कराए रखेंगे अपने रीजन में, न्यूट्रलिटी होगी, कोऑपरेशन होगा, नॉन इंटरफेरेंस होगा कि अगर किसी और कंट्री में कुछ पंगा चल रहा है, उनकी कंट्री के अंदर की बात है, इंटरनल मैटर है, तो दूसरी कंट्री उस कंट्री के बीच में टांग नहीं अड़ाएगी। तो मतलब हर एक कंट्री की नेशनल डिफरेंसेस को और सॉवरेनिटी को हर एक कंट्री रिस्पेक्ट करेगी। 1994 में एशियान रीजनल फोरम बनाया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि हर एक कंट्री में सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के कोऑर्डिनेशन को वो बनाए रखे। नेक्स्ट इज एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। एशियान जो है वो हमेशा से एक इकोनॉमिक एसोसिएशन ही रहा है, बट अगर हम इसके इकोनॉमी को कंपेयर करें विद द यूएस, EU एंड जापान, तो इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। बट इसके बावजूद भी जो एशियान की इकोनॉमी है वो बहुत इन तीनों कंट्रीज़ से बहुत ही ज़्यादा फास्ट रेट पर ग्रो कर रही है। और इसके इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इन्फ्लुएंस है वो एशियान रीजन में और बाकी के वर्ल्ड में देखा गया है। एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव है कि वो एशियान के अंदर ही एक कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन बेस बना सकें, जो कि उस रीजन में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। और एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो जो अभी के एग्जिस्टिंग एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़म्स हैं उनको भी इम्प्रूव करना चाहती है, जिसकी वजह से उन्होंने FTAs पर ज़्यादा फोकस किया है। FTAs का मतलब होता है फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। और इन FTAs की वजह से ही जो US और चाइना है वो तो एशियान के साथ आकर नेगोशिएट करने भी लगे हैं। और नेक्स्ट कम्युनिटी इज़ एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। एशियान जो है वो बहुत ही रैपिडली एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है। एशियान ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है वर्ल्ड के लिए कि तुम कन्फ्लिक्ट में मत पड़ो, लड़ाई झगड़ा मत करो और आपस में नेगोशिएट करके बात को ख़त्म करो। और इसी वजह से बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो हमेशा कन्फ्लिक्ट को इग्नोर करके एक साइड में रख के आपस में नेगोशिएट कर लेती हैं। और एशियान ने कई सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हैं जिनमें मीडिएट भी किया है, जैसे कि कंबोडियन कन्फ्लिक्ट था जहाँ पे एशियान ने मीडिएट किया था। ईस्ट टाइमर क्राइसिस थे, वहाँ पे भी एशियान ने मीडिएट किया और बात को सेटल कर दिया। और एशियान जो है वो एनुअली साउथ ईस्ट रीजन के कोऑपरेशन को डिस्कस करने के लिए अपनी मीटिंग करता है। जो एशियान का करंट इकोनॉमिक ग्रोथ है, स्पेशली जो इसका इकोनॉमिक रेलेवेंस है एज अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर टू दी ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड चाइना, वो इसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनाता है। मतलब उसको वर्ल्ड में एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाता है कि आप एशियान के साथ ट्रेड कर सकते हो। वो ट्रेडिंग में भी अच्छा है, कोऑपरेट करता है हर एक कंट्री के साथ, एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। और इंडिया ने भी कोल्ड वॉर के टाइम में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एशियान पर, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया ने भी अपने पॉलिसी में अमेंडमेंट्स किए हैं और वो भी एशियान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इंडिया ने एशियान के 3 मेंबर्स के साथ ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं। इन मेंबर्स के नाम है मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। 2010 में इंडिया एशियान FTA आया। जो एशियान की स्ट्रेंथ है वो इसकी पॉलिसीज़ में लाई करती है, जैसे कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं एशियान में वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। किसी भी मैटर पर अगर उन्हें कंसल्टेशन चाहिए तो वो उनको कंसल्ट करती है। और पूरे एशिया में एशियान ही एक लौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पॉलिटिकल फोरम प्रोवाइड करता है एशियन कंट्रीज़ को, जहाँ पे जो मेजर पावर्स हैं वो जाके अपने पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स को डिस्कस कर सकती हैं। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।